Good morning, students. Today we are going to start the new topic of theory of supply. Yesterday we have discussed the individual and market supply and law of supply. Today we are going to discuss the exceptions of law of supply. So before discussing the exceptions of law of supply, let me remind you again the law of supply says what it says. It says beta कि as the price increases supply increases, as the price decreases supply decreases. Okay, but in some cases this law go go वेलिएटेड. ऐसा कब होता है, कब ये वेलिएटेड हो जाता है, ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है कब काम नहीं करता है, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं. सो द एक्सेप्शंस आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में हम जैसे बोलते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैं एप्पल्स बेचती हूँ और मैं एप्पल 200 रुपीज़ पर केजी बेचती हूँ. अब अगर मुझे कोई कहता है कि हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे उस एप्पल के, तुम हमें पर डे 10 किलो की जगह 50 किलो एप्पल ला के दो, और अगर मेरा खुद का ऑर्चर्ड है तो और पर डे मेरे यहाँ पे मेरे जो भी मेरा एप्पल का ऑर्चर्ड है वहाँ पे 10 केजी ही एप्पल होते हैं. तो अगर किसी ने मुझे 200 पर केजी के बजाय 50 क्या कहते हैं 500 रुपीज़ पर केजी भी देना शुरू कर दिया, तो क्या मैं एप्पल्स की जो क्रॉपिंग है उसको बढ़ा सकती हूँ? वो तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, अपने हिसाब से ही ग्रो होंगे. ऐसा तो होगा नहीं कि आज मुझे 200 की जगह 500 रुपये मिल रहे हैं तो एप्पल अब 50 किलो की जगह 100 किलो लगने स्टार्ट हो जाएंगे. वो तो अपना टाइम लेके ही स्टार्ट होंगे. तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो बेकार हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ द प्राइसेस टेंड टू राइज. सोशल डिस्टिंक्शन के टाइम पर भी की जगह पर भी जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ख़राब हो जाता है ना. दूसरा है आपका एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर में विलिंग टू सेल मोर फॉर पेरिशेबल कमोडिटी इवन एट द लोअर प्राइस. अब एक आपने पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स के बारे में सुना होगा. तो इन सिचुएशन में भी लॉ ऑफ सप्लाई ख़राब हो जाता है. मतलब एक्सेप्शन है ये लॉ ऑफ सप्लाई के. यहाँ पे भी क्या होता है कि सपोज़ जो पेरिशेबल आइटम जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हैं, सपोज़ आज मैंने सपोज़ दूध का पैकेट बेच रही हूँ, मैं 20 रुपीज़ का 1 बेच रही हूँ, राइट. अब मेरे पास 50 पैकेट्स हैं. अब मुझे आज में वो 50 पैकेट्स बेचने थे मगर वो नहीं बिके. अब वो कल के लिए भी बच गए हैं 10 पैकेट्स. तो अब क्या करूँगी मैं, 10 पैकेट्स अगर बेचूँगी नहीं तो दूध तो ख़राब हो जाएगा, वो तो रुकेगा नहीं क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है. तो मैं क्या करूँगी, प्राइस को कम करके भी उसकी सप्लाई बढ़ा दूँगी. तो दैट इज़ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. Now we'll discuss the movement along the supply curve. Movement and shift. As we have discussed in chapter of demand कि कैसे मूवमेंट और शिफ्ट्स किए जाते हैं. तो सबसे पहले होता है बेटा मूवमेंट की अगर बात करें तो मूवमेंट में सबसे पहले आता है आपका एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. और सेम लाइक डिमांड की जब भी प्राइस के घटने या बढ़ने की वजह से डिमांड घटती या बढ़ती है तो उसको मूवमेंट कहते हैं, जिसमें कि जो कर्व होता है वो एक्सटेंड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो सेम यहाँ पे भी देखो जब भी प्राइस इफेक्ट हो रहा है, पहले प्राइस 1 था फिर प्राइस 5 हो गया, बढ़ गया. तो सप्लाई भी पहले 1 थी फिर बढ़ गई 5 हो गई. तो ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. मतलब बढ़ी है सप्लाई मगर उसे हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. और एक्सटेंशन सप्लाई होती है प्राइस की वजह से. तो इसमें देखो क्या है, पहले 1 था प्राइस तो 1 सप्लाई, 5 था प्राइस तो 5 सप्लाई. तो इसमें जो कर्व होगा वो अपवर्ड जाएगा, राइट. नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. तो इसमें क्या है, देखो प्राइस पहले 5 है फिर डिक्रीज़ होके 1 हो गया. क्वांटिटी सप्लाई 5 थी डिक्रीज़ होके 1 हो गई. तो इसमें क्या होगा, पहले प्राइस 5 था, क्वांटिटी सप्लाई 5 थी, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी सप्लाई 1. तो इसमें जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड आ जाएगा यूँ करके. ठीक है, ऊपर से नीचे फॉल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन. ओके. अब आता है शिफ्ट इन सप्लाई. तो शिफ्ट इन सप्लाई में क्या होता है बेटा कि प्राइस इफेक्ट नहीं करता है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट. अदर फैक्टर इफेक्ट. अदर फैक्टर में क्या क्या आएगा, अदर फैक्टर में वही प्राइस ऑफ द कमोडिटी आ जाता है आपका, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आ जाते हैं आपके, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है, नंबर ऑफ़ यूजर्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हमने फैक्टर ऑफ फैक्टर सप्लाई में पढ़ा है. तो इसमें देखो पहले प्राइस 10 था, अभी भी 10 है,
सप्लाई मगर पहले 20 थी अब 30 हो गई। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि प्राइस भले ही सेम है, लेकिन क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा कि इसके रिलेटेड गुड की या तो सप्लाई बढ़ गई होगी या फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए होंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, देखो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट मगर सप्लाई पहले 20 थी और अब 30 हो गई। राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, हम इसे बोलेंगे। तो इसमें हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि सप्लाई बढ़ी है। ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई होगी, किसी अच्छे टेक्नोलॉजी से काम करोगे तो सेम प्राइस में भी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन घट गए होंगे, मतलब जो भी प्रोडक्शन में लगने वाला खर्चा है वो कम हो गया होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा हो गई होंगी, जितनी ज़्यादा फर्म्स होती है उतनी ज़्यादा सप्लाई होती है ना, तो नंबर ऑफ फर्म बढ़ गई होंगी। हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन, बिजनेस की एक्सपेक्टेशन हाई हो गई होगी, सेल्स ज़्यादा करनी होगी, इसलिए सेम प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई दे रहे हैं। शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो सेल्स ये हो गया होगा। डिक्रीज इन टैक्सेशन, और गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो गए होंगे। अब आता है आपका डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई में देखो क्या है, प्राइस 10 है, अभी भी 10 है, मगर सप्लाई पहले 30 थी अब 20 हो गई। प्राइस सेम है, सप्लाई पहले 30 थी और अब 20 हो गई। पहले सप्लाई S1 देन S2, तो ये बैकवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया कर्व आपका। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा वही जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है उनमें ही हुआ होगा कुछ, जैसे कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होंगी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो सप्लाई प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। इंक्रीज़ इन फैक्टर प्राइस, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिससे भी हम काम चला रहे हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो खर्चा है वो बढ़ गया होगा, कॉस्ट ज़्यादा लग रही होगी। उसके अलावा डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ फर्म, जो फर्म्स हैं वो ज़्यादा कम हो गई होंगी, ठीक है। बिज़नेस की एक्सपेक्टेशन जो है वो प्रोड्यूसर की वो रिड्यूस हो गई होगी, जो फर्म का जो गोल होता है वो शिफ्ट हो गया होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया होगा, इसलिए वो कम प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई नहीं दे रही है। या फिर इंक्रीज़ इन टैक्सेशन, या फिर टैक्सेशन बढ़ गया होगा। तो ये हो गया आपका डिक्रीज़ इन सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट द सप्लाई। टेक्नोलॉजी किस तरीके से सप्लाई को अफेक्ट करती है। सपोज प्राइस तो सेम है, ठीक है। अब दो कर्व शूट किए गए हैं, एक S1 और एक S2। पहला कर्व ये पहला, तो पहले जो कर्व है इस कर्व में तो सप्लाई का जो कर्व है वो दिखाया गया है, सप्लाई का प्रायर टू टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मतलब पहली टेक्नोलॉजी के साथ जो कर्व है वो सप्लाई है वो ये है। अब दूसरा सप्लाई जो बढ़ गई है वो कब बढ़ी है? टेक्निकोलॉजी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के बाद। सप्लाई कब? आफ्टर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की, जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की गई है तब सप्लाई बढ़ गई है, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है। अब आपका हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस इफेक्ट, कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी वजह से क्या होगा, इनपुट की वजह से। सपोज पहला जो कर्व है वो ये है सप्लाई का S1, अब दूसरा कर्व बना आपका S2, ये बढ़ गया। तो ऐसा कब हुआ? सप्लाई का शिफ्ट फॉरवर्ड इन केस ऑफ डिक्रीज इन इनपुट प्राइस, कि जब प्रोडक्शन में लगने वाला जो भी रॉ मटेरियल है उनका प्राइस जब घट जाएगा तो सेम प्राइस पर सप्लाई बढ़ जाएगी। बैकवर्ड शिफ्ट कब हो जाएगी? जब सप्लाई का कब बैकवर्ड होगा? इन केस ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, कि जब इनपुट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ओके। तो बच्चे दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक of the chapter and some numerical also. Till then you revise this topic and make the notes on your own. And let me remind you again that this Saturday your economics online test is being scheduled. So prepare the first two chapters according to new book, according to old book, and first three chapter according to new book. That is economic problem, central problem, and utility analysis. Okay. Now that's all for today. Take care.